ठीक है। 3-2-1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। महोदय, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं। बुद्धिजीवी वो हैं जो तर्क वितर्क करते हैं, डिफरेंट मुद्दों पे बात करते हैं, कला और कलाकृति को समझते हैं और उसकी जो एस्थेटिक ब्यूटी है जो कला के अंदर होती है उसको जानते हैं, उसको परखते हैं महोदय। उसके बाद कला अपने आप में क्या होती है महोदय? कला जो है मानव चेतना से डिराइव होती है। मानव चेतना को डिफरेंट आयाम पे, अलग अलग आयामों पे समझाने का प्रयत्न करती है, शो करने का प्रयत्न करती है, और वो मानव चेतना के अंदर से आती है, ना कि समाज के डिफाइंड नैतिकता से डिराइव होती है महोदय। और उस वो जो है अपने आप में उस एस्थेटिकली स्टिमुलेटिंग होती है। एस्थेटिकली स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या महोदय? कि कोई पेंटिंग है या कोई स्कल्पचर है, वो अपने आप में जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, वो जो है अपने आप में वो क्या होगी? उसकी एस्थेटिकली स्टिमुलेटिंग नेचर होगी। यही जो है कला से आती है महोदय। नैतिकता क्या है महोदय? नैतिकता वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम जो कि अपने आप में एवर इवॉल्विंग, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उस नैतिकता को कंट्रोल जो है महोदय सुपीरियर लोग जो है डोमिनेंट क्लास कर रहा है, और डोमिनेंट क्लास अपने हिसाब से उस जो है नैतिकता को डिफाइन करता है अलग अलग पीरियड में, अलग अलग समय में, अलग अलग अंतराल पे। अगर वो उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है तो वो वैल्यू सिस्टम लगातार वो क्रिएट भी करेगा, और वो आधार पे वो उसके हिसाब से वो डिफरेंट हायरार्की बनाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट बनाता है। यानी कि वो वैल्यू सिस्टम जो गवर्न होगा, जिसके बेसिस पे कला, अगर हम नैतिकता की जो है कला जो नैतिकता के हिसाब से डिफाइन करने लग जाए, तो उस केस में जो है वो डोमिनेंट क्लास जो उस कला को भी जो कंट्रोल करना चालू कर देगा, क्योंकि वही जो है वहां से वो डिराइव हो रहा है। उसके बाद महोदय परिभाषित करने का अर्थ क्या होगा? परिभाषित अगर डोमिनेंट क्लास करेगा तो उसका मतलब है कि कला के अंदर जो बदलाव आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डोमिनेंट क्लास। और अगर उस कला के माध्यम से वो अगर कॉन्शियसनेस से कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो उस अभिजात्य वर्ग, जो सुपीरियर वर्ग है, उसको लगे कि हाँ ये हमारे अगेंस्ट है या हमारे चैलेंज कर सकते हैं, उसको पसंद भी ना आए, तो उस केस में उसको दबाने का प्रयत्न करेगा, जो कि हम महोदय। इसके अलावा कुछ और टर्म महोदय, विकास क्या है? विकास डेवलपमेंट है, यानी लीनियरली कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट अगर हो रहा है, लगातार अगर एक कला है जो है उसका हिस्टोरिकली देखा जाए कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको जो हम विकास मानेंगे। बाधक होने का मतलब क्या है? कि क्रिटिकल इसको एस्पेक्ट मान लिया जाए। अगर नैतिकता को जो है, जो सौंदर्यवादी जो एस्पेक्ट है, उसको क्रिटिकल एस्पेक्ट मान लिया जाए, तो जो विकास है कला का वो नहीं होगा, वो है बाधक। इसके बाद महोदय सौंदर्यवादी नैतिकतावाद अपने आप में क्या है? किसी कलाकृति की नैतिक सामग्री जो कला को जज और चेंज करने की बात करती है, उसे हम जो है सौंदर्यवादी नैतिकतावाद मानेंगे महोदय। अब मैं आर्गुमेंट में आता हूँ। पहला आर्गुमेंट महोदय ये है कि नैतिकता अपने आप में एवर इवॉल्विंग है। अगर एवर इवॉल्विंग है तो जज करने का आधार कौन होगा? डोमिनेंट क्लास होगी, जो कि हम स्थापित कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर आर्ट के अंदर हमें ग्रेजुअल ग्रोथ कराना है तो कैसे वो नहीं होगा अगर हम नैतिकता को जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मान लें, क्योंकि नैतिकता डिफाइन ही वही कर रहा है। अगर नैतिकता वही डिफाइन कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो है उसे माना जाएगा? जबकि हमारे पैराडाइम में हम क्या मान रहे हैं? जो हम स्वायत्तवाद विचारधारा पेंटिंग की बात करें, जो आर्ट की बात करते हैं, तो उस पैराडाइम में क्या हो रहा है? हम जो एस्थेटिक ब्यूटी को जो है डिसाइडिंग फैक्टर मान रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ का कारण बनेगा, क्योंकि हम उसको जो सुपीरियर क्राइटेरिया मान रहे हैं। हमें जो एस्थेटिक ब्यूटी दिख रही है उसको अगर हम क्राइटेरिया में, तो उसमें डेवलपमेंट करने का प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण कला का विकास, जो कि हमारा गोल है, वो स्थापित होगा महोदय। उसके बाद महोदय हमें समझना होगा कि दूसरा एस्पेक्ट है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो एक्सप्रेशन है वो उसको भी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि नैतिकता जैसे ही चैलेंज होगी तो वो आर्ट को आर्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर उस आर्ट को आर्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा तो उस केस में जो है वो ग्रोथ जो है आर्ट का होगा नहीं, क्योंकि लिटरेचर बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो है वो लिटरेचर को इन्फ्लुएंस क्यों कर पाते? क्योंकि उसके अंदर एस्थेटिक जो प्लेजर है वो उन लोगों के ही आर्ट में होता है। अगर उन लोगों के ही आर्ट में होता है तभी वो जो एक्सप्रेस कर पाते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल महोदय फुले ने भी किताब लिखी, अंबेडकर ने भी किताब लिखी, लेकिन अंबेडकर की किताबों का ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एस्थेटिक ब्यूटी जो उनके आर्ट में ज्यादा थी महोदय। इसके बाद महोदय दूसरा एस्पेक्ट है इसका सेंसरशिप का, क्योंकि अगर हम कला जो है, कला के माध्यम से कुछ ऐसा इनहेरेंट कॉन्शियसनेस से कुछ ऐसी कला आई, डिराइव की मैंने, मान लीजिए जैसे उदाहरण के रूप में महोदय मंटो ने जो किताबें लिखी उस पर जो सेंसरशिप लगाने का प्रयत्न किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि समाज की जो डिफाइंड नैतिकता थी, अगर उसको हम क्रिटिकल एस्पेक्ट मान लें, उसको चैलेंज
चैलेंज कर रही थी। इसी कारण वो सेंसरशिप लगाने का प्रयत्न किया गया महोदय। उसी को रोकने, तो अगर हम नैतिकता को एक पैरामीटर मान ले तो जो सेंसरशिप का एस्पेक्ट है वो जो है क्रिटिकल एस्पेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो नैतिकता समाज जो है उसको चैलेंज जैसे ही किया जाएगा वो सेंसर करना चाहेगा, उसको रोकना चाहेगा। तो उस केस में जो हमारा गोल है कला का विकास, वो अपने आप में रुक जाएगा महोदय। इसके बाद महोदय हाँ, और इसी कारण से जो हम स्थापित कर पा रहे हैं कि जो सौंदर्यवादी नैतिकतावाद है वो अपने आप में कला के विकास का विघटन का कारण बनेगी, उसको रोकेगी महोदय। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा पानी क्वेश्चन करके जा टाइमर यहाँ भी जनाब। शिव पूजन कैसे डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट है, डिफाइन नहीं करते, डिफाइन कर दिया, फिर इनको क्वेश्चन उठा देता है। क्वेश्चन उठा, ठीक है, शुरू करो। हमारा पैराडाइम समझ लो, हमें ये शुरू करना है, ये नीचे वाली चीज़। ठीक। सदन को मेरा नमन। दिए गए प्रस्तावित विषय के विपक्ष में महोदय सर्वप्रथम हमारा प्रतिपक्ष आता है और वो बुद्धिजीवियों की परिभाषा देते हैं। हम देते हैं बुद्धिजीवी की परिभाषा कौन है। मतलब बुद्धिजीवी वैसे लोग हैं हमारे लिए जो विभिन्न प्रकार के समाज को समझते हैं और जो कला होती है उसको समझते हैं, कला को, और वो ये भी जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है उसका वो ज्ञान रखते हैं। महोदय हमारा प्रतिपक्ष आता है, वो एक बहुत बड़ा मतलब डोमिनेंट क्लास के बारे में बात करता है। महोदय वो बताते ही नहीं कि डोमिनेंट क्लास है क्या, वो किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इसकी कोई मतलब इनका कोई डेफिनेशन ही नहीं आता कि डोमिनेंट क्लास है क्या, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये कहीं पर स्पष्ट बता के नहीं जाते हैं महोदय। अब महोदय हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो इसमें और आगे बढ़ते हुए कि सौंदर्यवादी नैतिकता क्या है। महोदय सौंदर्यवादी नैतिकता वैसी नैतिकता है जो नैतिक सामग्री जो है उसको कलात्मक मूल्यों में इंक्लूड करने की बात करती है और फिर देखती है कि इसका योगदान समाज में किस प्रकार से हो रहा है, और उसका जब मूल्यांकन कर रही है तो वो देख रही है कि किस प्रकार से इसका योगदान हो रहा है। अब महोदय हम समझते हैं कि ये कला डिफाइन नहीं कर रहे थे। कला क्या है महोदय? कला हमारे लिए वो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं जो एक कलाकार या एक आर्टिस्ट के मस्तिष्क में आती है, और वो क्या करता है कि वो सोसाइटी को देख के वो आपस में वो चीज़ों को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। वो किस प्रकार की कला हो सकती है महोदय? वो नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, चित्रकारिता हो सकती है, नाटक हो सकती है, आदि आदि ये ऐसी चीज़ें कलाकृति हो गया। महोदय यहाँ पे हमारा मतलब दो चीज़ें डिफाइन कर रही है कि नैतिक सामग्री क्या है और कलात्मक मूल्य क्या है। महोदय सर्वप्रथम नैतिक सामग्री को हम समझने का प्रयास करते हैं। नैतिक सामग्री महोदय समाज में हम इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अगर एक कलाकार तो सही और गलत के बीच का वो अंतर समझे कि समाज में ऐसी कलाकृति की बनाई जाए जिससे कि समाज में भड़काऊपन ना आए, जिससे कि अपद्रव ना समाज में फैल जाए। इसके साथ साथ महोदय हम अगर हम एक कलाकार है, अगर हम बुद्धिजीवी, हम ये समझते हैं कि कला में एक आती है कि कंसेंट ले रहे हैं, आप कोई भी कलाकृति बना रहे हैं, अगर किसी के ऊपर आप लेख लिख रहे हैं, आप बिना नैतिकता के उसे पूछे हुए बिना ही आप लिख दे रहे हैं, तो उसके भी वहां पे क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। इन सभी चीजों को देखते हैं महोदय। और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि चूंकि सिंगर की बारे में बात करते हैं, डांस के बारे में बात करते हैं, तो कॉपीराइट जैसी चीजें जो है हम इसको भी कलाकृति मतलब जो नैतिकता आती है हमारे लिए उसमें हम सम्मिलित करते हैं महोदय। अब महोदय कला का विकास से हम क्या समझते हैं? कला के विकास का तात्पर्य हमारे लिए है कि कला में नए नए आयामों का जुड़ते रहना और वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन किस प्रकार से कर सके, हम उस चीज को इंक्लूड करने की बात करते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, कला का विकास एक पीरियड के साथ होता रहेगा महोदय। हमारा प्रतिपक्ष क्या किस चीज के बारे में बात करता है महोदय? हमारा प्रतिपक्ष पूरा जो इनका पैराडाइम होता है इसी चीज पे स्थापित है कि डोमिनेंट क्लास कंट्रोल कर लेता है महोदय, ये बता के नहीं जाते। उसके बाद महोदय ये आते हैं और ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे क्या कर रहे हैं कि आप उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और वो रुक जाएगी। देखिए महोदय अब यहाँ पे ये सेंसरशिप की बात करते हैं। अगर महोदय आप सेंसरशिप जैसी चीजें नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि समाज में हम चूंकि बुद्धिजीवी हम समझते हैं कि समाज कैसे इवॉल्व कर रहा है और कला का विकास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंसरशिप नहीं लगाई जाती है तो हो सकता है कि कोई कलाकार ऐसे नाटक बना दे या ऐसी कलाकृति बना दे, ऐसे चित्र बना दे जिससे समाज में अपद्रव फैल सकता है किसी संप्रदाय के प्रति। उसके मन में हो सकता है कि अपने संप्रदाय के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो, वो अन्य संप्रदाय के प्रति भड़काऊ चीजें लिख सकता है महोदय, भड़काऊ चित्रकारिता कर सकता है। इससे क्या हो जाएगी, समाज में एक अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। जब अराजकता की स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा कि समाज में जो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, कला का विकास किस प्रकार से हो जाएगा? जब समाज में उस चीज को क्या मिले, हमें एक्सेप्टेंस मिले। जब समाज में हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं महोदय, तो जो कला बनाई जा रही है समाज में, अब कला का विकास किस प्रकार से होगा? जब सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल बना रहा है, कलाकार जब कला की बना रहा है, तब समाज में जब लोगों के बीच जो आएगा, अगर वो भड़काव हुआ या इस तरह के क्या हुआ कि उनकी जो सोचन शक्ति है या कोई भी चीज है जो उसको पूर्ण रूप से नकारता होगा महोदय, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो जाएगी। जब एक्सेप्टेंस नहीं हो जाएगी, जो कला वहां पे बनी है वो वहीं की धरी रह जाएगी और उसका कोई विकास हम आगे देख नहीं सकते। उसके बाद महोदय आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो किस प्रकार से जो सौंदर्य और नैतिकता, हम यहाँ पे ये नहीं करें कि सौंदर्य को हम बिल्कुल हटा दें, नहीं, एस्थेटिक्स को भी देख रहे हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है कि क्या वो चीज जो आप बना रहे हैं अगर उसके ऊपर आप कोई नैतिकता
नहीं लागू करते हैं, अगर नैतिकता समाज के प्रति नहीं आती है आपकी, तो नैतिकता नहीं आएगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि सौंदर्य को आप जो एस्थेटिक्स को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर उसकी वो बहुत ही सुंदर बना दिया आपने, लेकिन अगर नैतिक संदेश ही नहीं है उसमें, अगर उसकी नैतिकता, उसकी जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं, मतलब समाज के प्रति जो बनी हुई है उसकी एक इंडिविजुअल की जो चीज़ें हैं, अगर उस चीज़ों को वो अपलिफ्ट नहीं कर रही है वहाँ पे, तो क्या होगा कि इसका विरोध हो जाएगा महोदय, और वो इंडिविजुअल जो कनेक्ट करने की बात कर रहा है उसको भी वहाँ पे कनेक्ट वो नहीं कर पाएगा महोदय। इसलिए क्या होगा कि फिर से कला का विकास नहीं हो पाएगा महोदय। उसके बाद महोदय ये बोल के जाते हैं कि एक स्टेटमेंट देके आते हैं कि फूले और अम्बेडकर का जो अम्बेडकर का कलाकृति ज्यादा एस्थेटिक है। महोदय ये बताते ही नहीं कि किस प्रकार से अम्बेडकर की कलाकृति ज्यादा एस्थेटिक से किस प्रकार से थी, कैसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पे हम समझने की बात करते हैं महोदय, अम्बेडकर की चीजें ज्यादा एक्सेप्टेंस क्यों हुई, अगर हम समझे तो नैतिक मूल्य किस प्रकार का समाज में एक तबके के प्रति क्या हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था। उस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए उन्होंने नैतिक मूल्य दिए कि इन लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इनको अधिकार मिलने चाहिए। इस कारण क्या हुआ कि एक नैतिकता आई कि लोगों के बीच जो उत्पीड़न हुआ है, जिनको दबाव कुचला के रखा गया, उनका यहाँ पे विकास हो सके, तो उस नैतिकता के आधार पर क्या हो, अम्बेडकर को यहाँ पे माना गया महोदय। और ठीक है, उसके बाद महोदय हमारा बुद्धिजीवी है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कला का विकास हम चाह रहे हैं, तो कला का विकास इसी प्रकार से होगा जब उसमें नैतिक सामग्री जो हम कहते हैं, जो नैतिक सामग्री के रूप में हम कह रहे हैं कंसेंट और कॉपीराइट जैसी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजों को अवहेलना की जाएगी पूर्ण रूप से, तो क्या होगा महोदय कि जो कला का विकास हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, और सोसाइटी में जो होगी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से महोदय हम कहते हैं कि जो सौंदर्यवादी अवधारणा है उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जी मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो है बुद्धिजीवियों के सदन में ये आके क्या कहते हैं कि डोमिनेंट क्लास कैसे कंट्रोल करती है, हम बता के नहीं गए। चलिए मैं बताता हूँ डोमिनेंट क्लास कैसे कंट्रोल करती है। डोमिनेंट क्लास इस तरह से कंट्रोल करती है, डोमिनेंट क्लास का जो है आप समझिए आज की जो डोमिनेंट क्लास है, जो पूंजीवादी वर्ग है, उसका तमाम टीवी चैनलों पर कब्जा है, तमाम आर्ट गैलरियाँ उनके अंडर आती हैं, तमाम जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं उन पर उनका कंट्रोल है। अल्टीमेटली क्या छपेगा, कैसे छपेगा और क्यों छपेगा, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें डोमिनेंट क्लास ही डिसाइड कर रही है। और अगर डोमिनेंट क्लास डिसाइड कर रही है और डोमिनेंट क्लास अपनी नैतिकता के आधार पर डिसाइड करे कि क्या छपना है क्या नहीं छपना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट की बातें हैं जो कि समाज में कभी छप ही नहीं पाएंगी। दूसरी बात आप कहते हैं कि कला अपने आप में किससे आती है, कला की विभिन्न विधाएं होती हैं जो मस्तिष्क से आती हैं। अब मैं उसको समझाता हूं, वही तो हम महोदय कह रहे हैं कि कला अपने आप में किससे आ रही है, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करना अपने आप में क्या है, कला है। एस्थेटिकली उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं, अगर नैतिकता अगर उसके अंदर इनहेरेंट होती तो जो दुनिया भर में विभिन्न देश हैं उन सबकी नैतिकता एक ही होती। अगर विभिन्न देशों की नैतिकता अलग अलग है तो इसका मतलब ये बात है कि अन्य देशों की कला अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके से वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नैतिक आधार पर डिसाइड करेंगे तो वहां पे समाज में एक प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी ये मैं समझाता हूं। कोलोनाइजेशन हुआ, जो भारत की जो कला थी, जो भारत के जो नैतिक मूल्य थे क्या थे, कलेक्टिविज्म था। बाहर से जो है वेस्टर्न जो आर्ट आई उसमें जो है क्या मूल्य अपने आप में थे, इंडिविजुअलिज्म था। जब वेस्टर्न लोगों ने नैतिक मूल्य के आधार पर हमारी कला को जज करना शुरू किया तो उन्होंने इंडिया की जो कला थी उसको सप्रेस करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने उसे कला ही नहीं माना, क्योंकि वो उनके नैतिक मूल्य के खिलाफ थी। अगर वो उसको केवल एस्थेटिकली जज करते तो कहीं ना कहीं वो कला को सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि एस्थेटिकली तो भारत की कला भी सुंदर थी, परंतु उन्हें सप्रेस क्यों किया, क्योंकि वो उनके नैतिक मूल्यों का विरोध कर रही थी, इसलिए उन्होंने भारत की कला को जो है सप्रेस किया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भड़काऊ ना हो और जो है इस प्रकार, इसलिए हमें सेंसर करना चाहिए। कहीं ना कहीं कला को सेंसर करने का आर्गुमेंट देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि कला का इनको विकास करना है। अब मैं बताता हूं कि क्यों जो है सेंसरशिप जो है कला के विकास में पूरी तरह से हार्मफुल है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले समाज में एक डोमिनेंट क्लास है, अगर मैं उस डोमिनेंट क्लास के खिलाफ कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, समाज के अंदर बहुत ज्यादा जो है लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, जो राजा और राजा के जितने भी लोग थे वो सारे लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे, लोगों ने पैम्पलेट छापे, लोगों ने चित्रकारी की, लोगों ने उसका विरोध किया। अगर आप उसको भड़काऊ मान के कि ये समाज को में भड़काऊपना ला रही है, क्रांति ला रही है, आप अगर उसको सेंसर कर देते तो क्या जो है वहां पे आर्ट क्रिएट हो पाती? और क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे या फिर रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे या किसी भी रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्रिएट हुए किसी भी लिटरेचर को या कला को आप आर्ट नहीं मानते? ये स्पष्ट करके जाइए। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि समाज में अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी कला की तो वो कला अपने आप में खत्म हो जाएगी। अब आपको ये समझना होगा कि समाज में ऐसी बहुत सी जो है कलाओं का जन्म हुआ है, ऐसे कई उपन्यास आए जिनका उस समय के समाज में विरोध हुआ। मैं उदाहरण देता हूं, जो शरद चंद्र चटर्जी थे, बंगाल के महान उपन्यासकार थे, उन्होंने चरित्रहीन नाम का एक उपन्यास लिखा जिसका उस समय के बंगाल के समाज में भारी विरोध हुआ, क्योंकि वो उनके नैतिकता के खिलाफ थी। वो नैतिकता के आधार पर जज कर रहे
रहे थे, लेकिन चूंकि उनका जो लिखा हुआ जो उपन्यास था वो एस्थेटिकली लोगों को प्लेजर पहुंचा रहा था, इसलिए वो समाज में बना रहा, और बना रहा तो धीरे धीरे उसने समाज की नैतिकता को ही चेंज कर दिया। तो अल्टीमेटली वो सस्टेन इसलिए कर पाया क्योंकि एस्थेटिकली वो प्लीजिंग था, क्योंकि अगर एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता तो समाज की नैतिकता तो उस उपन्यास को समाप्त करने पे तुली हुई थी। तो वो उपन्यास तो आज के समय में जो है होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो आज बंगाल की महान कृति मानी जाती है। महान कृति इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग था। उसके बाद में आप क्या कहते हैं कि फुले जो है और अंबेडकर जो है, अब आपको समझना होगा कि दो चित्रकारियां जो है हुई हैं या दो तरह के लिटरेचर लिखे गए हैं, दोनों का नैतिक मूल्य समान है। फुले ने भी दलितों के उत्थान की बात की है, अंबेडकर ने भी उत्थान की बात की है, परंतु अंबेडकर को आज ज्यादा बड़ा आदर्श क्यों माना जाता है? हर चौराहे पे अंबेडकर की मूर्ति क्यों है? क्योंकि उनकी जो रचना थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट वो एस्थेटिकली प्लीजिंग थी। उन्होंने सरल भाषा में कास्ट का जन्म क्यों हुआ, किस प्रकार से उससे लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, उन्होंने उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया। बेहतर तरीके से इसलिए समझा पाया क्योंकि उनका जो अपनी बात को एक्सप्लेन करने का तरीका था वो ज्यादा विजुअली प्लीजिंग था या लोगों को समझ में आने में ज्यादा अच्छा था। तो दोनों का नैतिक मूल्य समान होने के बावजूद अंबेडकर क्यों समाज में जो है वो ज्यादा सस्टेन कर पाए? ज्यादा सस्टेन इसलिए कर पाए क्योंकि उनका लिखने का तरीका फुले के लिखने के तरीके से बेटर था, क्योंकि दोनों का नैतिक मूल्य समान था। नैतिक मूल्य उनका क्या था ये बता के नहीं जाते। उसके बाद आप कहते हैं कि कंसेंट और कॉपीराइट की बात करते हैं। अब आपको समझना होगा कि जब भी कोई कलाकार अगर कोई चीज लिख रहा है तो वो चीज जो कुछ भी उसने रचना की है वो समाज को अर्पित हो चुकी है। अगर किसी व्यक्ति ने एक उपन्यास लिखा है और अगर मैं उस उपन्यास पे अपनी टीका लिखता हूं और उसमें उसके उपन्यास को कोट करता हूं, तो आप कहीं पे भी मुझे इस प्रकार से सेंसर नहीं कर सकते कि मेरा कॉपीराइट है, आपने मेरी कंसेंट के बिना लिखा है। क्योंकि जब आपने एक बार रचना कर दी है तो वो रचना अब आ चुकी है समाज में, अब मैं उस पर अपना जो है अपना ओपिनियन दे सकता हूं। लेकिन अगर आप उसे नैतिकता के आधार पर सेंसरशिप करने लगेंगे या ये कहने लगेंगे कि आप इस पर लिख ही नहीं सकते क्योंकि मेरी नैतिकता के विरुद्ध चला जाएगा वो लिखना जो आप लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली आप रचना के बाद में रचना के होने को रोक रहे हो। क्या अगर कोई व्यक्ति एक रचना कर रहा है तो उस पर मैं टीका लिख रहा हूं, क्या आप उसे लिटरेचर नहीं मानेंगे? तो धन्यवाद। सदन की गरिमा को मेरा नमन। दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में देखिए महोदय, हमारा जो पक्ष दल है ये डिबेट से कैसे भटका हुआ है। यहाँ पर डिबेट का भार ये है जो विपक्ष को सिद्ध करना था कि नैतिक सामग्री उसके कलात्मक मूल्य में योगदान कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये अपने वक्तव्य में क्या उदाहरण देके जाते हैं? ये उदाहरण देके जाते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का और फुले का। अर्थात अंबेडकर और फुले दोनों ने नैतिक सामग्री को ध्यान में रखकर रचना की, अर्थात नैतिक सामग्री ने कैसे उस कला में योगदान दिया ये खुद उसी पॉइंट से प्रूव करके गए हैं। क्योंकि हमारा भार बस यही था कि नैतिक सामग्री क्या कला में योगदान कर रही है नहीं, ये खुद बता कर गए कि दोनों ने नैतिक सामग्री को ध्यान में रखकर कहा। अब अच्छी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि वो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल थी। जी हाँ, ब्यूटीफुल थी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या नैतिक सामग्री ने उसमें योगदान दिया? जी हाँ दिया। ये आप खुद अपने वक्तव्य में क्या कर जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि फिर हम इनकी प्रधानमंत्री की स्पीच से शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि कला जो है मानव चेतना के अंदर से आती है, समाज से नहीं आती। लेकिन ये फिर खुद कह रहे हैं कि कला एस्थेटिकली स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए। एस्थेटिकली स्टिमुलेटिंग कौन डिसाइड कर रहा है? समाज डिसाइड कर रहा है। तो ये खुद एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन देके जा रहे हैं कि समाज से कोई मतलब नहीं कला को, लेकिन वो कला सुंदर है या नहीं वो डिफाइन कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। अर्थात आपको समाज को ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं कि नैतिकता जो है डोमिनेंट क्लास डिफाइन कर रही है, और डोमिनेंट क्लास क्या करती है? डिफरेंट हायरार्की बनाती है और सेंसरशिप लगाती है। महोदय, क्या सेंसरशिप लगाना उसके मूल्यों को गिरा रहा है? ये इनकी पूरी स्पीच में अब तक कहीं भी साफ नहीं हुआ है। सेंसरशिप लगाना कैसे मूल्यों को बढ़ाता है ये हम बताते हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी होती है। मैं अगर कलाकार हूं, वैसे हम बुद्धिजीवियों के सदन में, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति कलाकार है तो वो चाहेगा कि उसकी कला को लोग जाने पहचाने, कोई उसकी कला का दुरुपयोग ना करे। अब अगर कोई बिना सेंसरशिप बिना कॉपीराइट के मेरी कला का उपयोग करता है तो मेरे अंदर क्या जाएगा कि मेरा कलाकार होने का औचित्य ही क्या रहा अगर मेरी कला को मेरा ही नाम नहीं मिल पा रहा है, मेरा पेटेंट या जो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अर्थात नैतिकता का होना कैसे जरूरी है उसके मूल्यों में ये साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक कलाकार निराश हो जाएगा कि अगर नैतिकता के द्वारा एक कला का विकास नहीं हो पा रहा है तो उसका जो मूल्य हुए, कला के जो मूल्य उसमें उसका योगदान नहीं रह पाएगा। फिर ये क्या कर जाते हैं कि विकास ये माने कंटिन्यूस डेवलपमेंट। हमारी जो परिभाषा थी कला के विकास की, हमने कला के विकास में दो चीज़ों की बात की कि कला का विकास जब होगा जब नए नए आयाम जुड़े। क्या सेंसरशिप एक आयाम है? जी हाँ एक आयाम है। अर्थात कला के विकास में कला नई नई इवॉल्व हो रही है, समाज इवॉल्व हो रहा है। समाज में लोगों को अगर किसी की कला से दिक्कत हुई तो उस लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर अगर कोई कला की जा रही है तो वो एक नए आयाम का जुड़ना है। और कला का विकास नए आयाम का जुड़ना ये हमारी डेफिनेशन में इनहेरेंट था, जिसका इन्होंने काउंटर नहीं किया कि नए आयामों का जुड़ना कैसे कला का विकास नहीं है। फिर ये क्या कर जाते हैं कि
नैतिकता चैलेंज होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। महोदय नैतिकता चैलेंज हो रही है तो लोगों में नए नए विचार आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं किसी की नैतिकता को चैलेंज कर रहा हूं, मान लीजिए नैतिकता का विचार मेरे मन में आया, अगर मेरी नैतिकता को चैलेंज किया गया तो जो दूसरा कलाकार है वो अपनी कला से जवाब देगा मेरी नैतिकता का। अर्थात ये जो कह रहे हैं कि नैतिकता से चैलेंज नहीं हो पाएगी, नैतिकता से उल्टा जो समाज में कलाकारों के दिमाग में एक नया स्थान मिलेगा कि कैसे मैं इस कला में योगदान दे सकता हूँ, ये कला नैतिक है या ये कला अनैतिक है, मैं कैसे इसको नैतिक प्रूव कर सकता हूँ या कैसे मैं इसको अनैतिक प्रूव कर सकता हूँ। अर्थात नैतिकता का पैमाना व्यवहारिक मूल्यों में योगदान करना नहीं कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नैतिकता का पैमाना व्यवहारिक मूल्यों में योगदान कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि अगर नैतिकता का पैमाना दिखाया जाता है समाज में तो व्यक्ति उसके हिसाब से सोचता है, उसके हिसाब से सोच पा रहा है तो वो एक नया आयाम ऐड कर पा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि इनका तर्क आता है कि शरद चंद्र चटर्जी की 3 किताब एस्थेटिकली प्लीजिंग थी तो महान कृति बन रही। देखिए एस्थेटिकली प्लीजिंग का हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, एक कलाकृति एस्थेटिकली प्लीजिंग हो सकती है, परंतु क्या वो एस्थेटिक प्लीजिंग होना सिर्फ उसके मूल्यों को बढ़ा देगा? जी नहीं। हमारे जो वक्तव्य है उसमें साफ स्थापित हो रहा है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होना एक आयाम हो सकता है, परंतु उसमें नैतिकता का आयाम होना भी जरूरी है, क्योंकि मूल्य सिर्फ दिखने से प्रभावित नहीं होते, मूल्य समाज डिफाइन करता है। जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, भले ही डोमिनेंट क्लास उसको बना रही है, पर उस नैतिकता को आगे कैसे बढ़ाना है वो समाज के ऊपर है। ये खुद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उदाहरण देखे जाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पैम्फलेट बांटे गए, क्या उस समाज की नैतिकता उस पैम्फलेट को सपोर्ट कर रही थी? जी हां, सपोर्ट कर रही थी। अर्थात भले ही डोमिनेंट क्लास ने उन पैम्फलेट को बांटने से रोका हो, परंतु समाज की नैतिकता क्या थी? वो चीज बांटी जाए। यानी जो समाज की नैतिकता है वो डोमिनेंट क्लास भले ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे, परंतु नैतिकता तभी चल पाएगी जब पूरे समाज का सपोर्ट होगा। तो डोमिनेंट वाले का पॉइंट यही गिर जाता है। और फिर ये कहते हैं कि क्या आप टीका टिप्पणी को नहीं मानेंगे? मतलब टीका टिप्पणी नैतिकता के साथ की जाए तो हमें क्या आपत्ति है? अर्थात आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, आप किसी को भरा बुरा पर्सनली नहीं कर रहे, आप उस कलाकार की कृति को बुरा कहिए, ना कि कलाकार को, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल डिग्निटी होती है। इसी इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए नैतिकता समाज में आती है और इसी नैतिकता का हम समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। के लिए सदन में 2 मिनट का सामान्य समय।